हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का लास्ट टॉपिक। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एबनॉर्मल मोलर मास देख लिया था कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है और ये क्यों एबनॉर्मेलिटी शो होती है मोलर मास में। जो हम एक्सपेक्ट किए होते हैं कि जितना मोलर मास आएगा उस सॉल्यूट का, बट उससे कुछ डिफरेंट मोलर मास आता है। वो क्यों होता है ये भी हमने देख लिया था, एसोसिएशन की वजह से और डिसोसिएशन की वजह से। एसोसिएशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मॉलिक्यूल में बन जाते हैं, और जो डिसोसिएशन में एक मॉलिक्यूल जो होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। तो इनसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या आयन जो वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, और उसके साथ ही जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। तो वॉन्ट्स ऑफ ने ये जो सॉल्यूट का नेचर डिटरमाइन करने के लिए कि जो सॉल्यूट है वो किस नेचर का होगा, मींस सॉल्यूट को अगर आप डाल रहे हैं सॉल्यूवेंट में तो वो एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा। इस बात को बताने के लिए, इस नेचर को बताने के लिए उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसे हम बोलते हैं वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। तो ये जो वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर होता है, ये वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर जो है एक रेशियो होता है। रेशियो किसका रेशियो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड मींस जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मिली है उसका, अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस जब हम उसको कैलकुलेशन के थ्रू निकालेंगे तब। तो वॉन्ट्स ऑफ हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर नोन एज वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर एंड इज डोनेटेड बाय I, स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। इट इज इन फैक्ट द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ colligative property means observed colligative property and the normal value as predicted when the solute behaves ideally in the solution without undergoing any association or dissociation। ये किसका रेशियो होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे डिटरमाइन जो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका, और सेकंड जब अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल का यहाँ पे मतलब क्या, जब वो सॉल्यूट, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो सॉल्यूट लिया इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है वो, जब अगर हमें नहीं पता हो उस टाइम पर कि वहाँ एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, मीन्स वो जब सॉल्यूट आइडियली बिहेव करेगा, मीन्स वहाँ पे ना ही एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो, तब ऐसा केस हम अज्यूम करके जो उसकी कैलकुलेशन के थ्रू हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेंगे उसका। तो ये किसका रेशियो होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर बोला जाता है। ठीक, अब आपको पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर मास के, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is inversely proportional to molecular mass of solute। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है उसको हम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो उसके लिए जो ऑब्जर्व्ड मास आएगा वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास होल अपॉन में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 1 अपॉन नॉर्मल मोलर मास। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये आ गया नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले न्यूमरेटर में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है
और डिनोमिनेटर में नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। बट जब हम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, मॉलिक्यूलर मास के वैल्यू से हम वांट ऑफ फैक्टर अगर डिटरमाइन कर रहे हैं तो वहां पे न्यूमरेटर में नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है और डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है। ये कैसे हुआ, ये आपको क्लियर है, क्योंकि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए जो मास निकलेगा सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, वो क्या होगा, 1 अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। फिर होल अपॉन में नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये सबसे ऊपर चले जाएगा। ये कैसे हुआ ये आप जानते हैं, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको, वांट ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका एक और फॉर्मूला। जो वांट ऑफ फैक्टर होता है इसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो आई की वैल्यू होती है वो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हमने वांट ऑफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले देखे, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में, सेकंड मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, थर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इनके टर्म में। तो न्यूमरेटर में क्या है, ये जो पार्टिकल जो आपने सॉल्यूट लिया है वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हो जा रहे हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएट होने के पहले या डिसोसिएशन होने के पहले वो कितने थे। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम देखेंगे, चलिए अब देख लेते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर हमें कैसे बताता है कि जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट एसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा या जो कुछ भी। तो अगर आई की जो वैल्यू है वो 1 है, आई की वैल्यू 1 है, मीन्स जब आप आई कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो 1 आ गई मीन्स सॉल्यूट बिहेव्स नॉर्मली इन सॉल्यूशन। तो वहां पर जो सॉल्यूट होगा वो ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा। क्लियर। जब आई is greater than 1, when I is greater than 1 means I की वैल्यू क्या आ रही है, greater than 1 आ रही है, means solute undergo dissociation। इसका मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू greater than 1 आ रही, मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम वहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जा रहे होंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से वहां पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जा रही होगी और ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी वहां पर इंक्रीज हो जा रही होगी कंपेयर टू नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के। इस वजह से हमें आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है जब डिसोसिएशन होता है। ठीक, तो आई इज इक्वल्स टू 1, मतलब जो सॉल्यूट है वो आइडियली बिहेव करेगा, ना ही डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा। बट जब आई क्या है, आई इज ग्रेटर देन 1, तो वहां पर सॉल्यूट क्या होगा, डिसोसिएट होगा। ठीक है, डिसोसिएट मतलब टूट जाएंगे, वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। आई इज लेस देन 1 मीन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। ठीक है, सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई तो फिर जो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैगी वो कम मिलेगी और नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेगी, तो आई की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। ठीक, ये क्लियर हो गया कि आई की वैल्यू से आप कैसे बता सकते हैं कि सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा और आइडियली बिहेव करेगा। अगर आई की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो वो सॉल्यूट क्या होगा, आइडियली बिहेव करेगा, ना ही एसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट होगा। बट आई इज ग्रेटर देन 1 मीन्स डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट अंडरगोस डिसोसिएशन, एंड इफ आई इज लेस देन 1 मीन्स सॉल्यूट अंडरगोस एसोसिएशन। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। अब जो ये हमने चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, उन चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वांट ऑफ फैक्टर के टर्म में कुछ फॉर्मूले में चेंजेस आया है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर आल्सो मॉडिफाइड इन केस एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो जब सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो उस टाइम पर जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले होते हैं उनमें भी कुछ
मॉडिफिकेशन किया गया, हल्का सा चेंजेस किया गया, जो फॉर्मूला आपको पता है वो सेम थे, बट बस यहाँ पर क्या चेंज आ गया, जैसे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला आप क्या जानते थे, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ एस मीन्स पी टोटल वहां पे अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही आपको पता था। बस यहाँ पे जो इक्वल टू के आगे यहाँ पर आई लग गया, आई मीन्स वांट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू हमें क्या पता था, केबी इंटू एम, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, इंटू मोलालिटी, तो वहां पर बस सामने में इक्वल टू के बाद यहाँ क्या लग गया, आई लग गया, वांट ऑफ फैक्टर लग गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे भी डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ अपॉन एम। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आई इज इक्वल्स टू एन अपॉन बी आर टी होता था, तो यहाँ सामने में क्या लग गया, बस आई लग गया। तो ये आपको याद रखने के लिए बहुत इजी सा कि जो आप जो भी फॉर्मूला जानते हैं, आपने पहले जो भी स्टडी किया, उस फॉर्मूले के आगे में बस आई लगा दीजिएगा, और वहां पर आई क्या रिप्रेजेंट करता है, वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये क्लियर हो गया, वांट ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है। ये वांट ऑफ फैक्टर हमें क्या बताता है कि सॉल्यूट आइडियली बिहेव करेगा, कि डिसोसिएट होगा, कि एसोसिएट होगा। अगर ये डिसोसिएट और एसोसिएट होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है। और अगर हमें पता है उस क्वेश्चन अगर हमें गिवन है और वहां पर हमें कुछ ऐसा सॉल्यूट दिख रहा है जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो सकता है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है सॉल्यूट के फॉर्म में, तब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे वहां पर, अगर रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर डिटरमाइन करने बोल दिया तो ये फॉर्मूला का। अगर हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का दिया, तब आप जो पुराना हमने यूज किया था वो नहीं, अब ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में चेंजेस क्या है, मात्र यहाँ सामने में आई लग गया है। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी आप ये, तो चारों कॉलिगेटिव फॉर्मूले, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में माइनर सा मॉडिफिकेशन किया गया है, बस यहाँ पर क्या लग गया है, आई, और इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। तो अब ये एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या होता है, तो हमने ये सोचा या हमने ये ऑब्जर्व ही किया था कि जो सॉल्यूट होता है वो डिसोसिएट हो जाता है और एसोसिएट हो जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, बट कई कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जहां पर वो उस सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता या कंप्लीटली एसोसिएट नहीं होता। कुछ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं वहां पर, और कुछ जो एसोसिएट नहीं हो पाए रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं उनको बोला जाता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। आपने जितना इनिशियली आपका जितना भी मॉलिक्यूल था उसमें से जितना भी मॉलिक्यूल एसोसिएट या डिसोसिएट हो गया उसको आप क्या बोलेंगे, एसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, तो वी हैव डिस्कस्ड दैट द सम इलेक्ट्रोलाइट्स एसोसिएशन or dissociate in solution, however it is not complete in most of the cases। तो यहाँ पर हमने पहले ही बता चुके थे कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, बट कंप्लीटली हो रहा है कि नहीं। अगर कंप्लीटली, बहुत से केस में क्या होता है कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस दीज डिपेंड्स। और ये जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे एंड ऑल अदर, और बहुत से फैक्टर्स है उन पर भी डिपेंड करता है। तो एक्सटेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन है इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। और ये फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, इट मे बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो उस
इलेक्ट्रोलाइट का जितना भी फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको क्या बोल, इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा हमें क्या बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर एसोसिएट हो रहे हैं या डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएटेड, अगर एसोसिएशन का केस है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितने मोल्स एसोसिएट हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डिसोसिएशन के लिए भी सेम हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्लियर हो गया आपको, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन का प्रोसेस क्लियर हो गया आपको। अब हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये कैसे होगा, अगर सपोज हमने NaCl लिया, ओके, अब ये NaCl यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिसोसिएट होके Na प्लस और Cl माइनस है। हमने क्या लेट कर लिया, लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा, मीन्स अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब क्या है कि अगर आपने वहां 1 मोल लिया तो 1 मोल में से अल्फा मोल क्या हो रहे हैं, अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक, क्लियर। तो अगर यहाँ पे NaCl का इनिशियली देखते हैं, इनिशियली जब यहाँ 1 मोल था तो तब 0 और 0। ठीक, अगर इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है, स्टार्टिंग में NaCl का कितना लिया हमने, 1 मोल लिया, इस 1 मोल में से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मींस कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है। अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो यहाँ कितना बचा, NaCl का 1 माइनस अल्फा मोल बचा। ठीक, अब जब NaCl का 1 मोल लिया और वो कंप्लीट डिसोसिएट हुआ तो 1 मोल Na बना, 1 मोल Cl बना। अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ तो Na का भी कितना बनेगा, अल्फा मोल बनेगा, और क्लोरीन का भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, ये सॉल्यूशन में अल्फा प्लस अल्फा, और ये भी तो सॉल्यूशन में बचा हुआ है ना 1 माइनस अल्फा, क्योंकि आपने 1 मोल लिया, 1 में से सिर्फ अल्फा मोल ही वहां पर डिसोसिएट हुए, उस 1 माइनस अल्फा मोल तो बचे हुए हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ, ये अल्फा और ये अल्फा तो वहां प्रेजेंट है, अल्फा मोल ऑफ Na, अल्फा मोल ऑफ Cl वहां प्रेजेंट है, साथ में 1 माइनस अल्फा मोल ऑफ NaCl भी वहां पर प्रेजेंट है। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 मोल था। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल, तो 1 प्लस अल्फा ये आ गया। अगर कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन कितना हो रहा है, अगर डिसोसिएशन 100% होता है, तो जब 100% डिसोसिएशन होता है तो अल्फा की वैल्यू को हम लेते हैं 1, तब I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/1। ठीक, तो ये आ गया I इज इक्वल्स टू 2। तो NaCl के लिए कॉलिगेटिव वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 2। ठीक है, अगर हम अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं MgCl2 का, MgCl2, ठीक, ये डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस आयन। ठीक, ओके, अगर
इसका हमने इनिशियली 1 मोल लिया, अभी ये 0 0 इनिशियली, जब बहुत स्टार्टिंग पे। इक्विलिब्रियम पर देखिए, इक्विलिब्रियम मतलब जितना मोल वहां पे डिसोसिएट होना था उतना डिसोसिएट हो गया। सपोज अल्फा क्या है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो शुरू में कितना 1 मोल था, अभी उस समय पे वो डिसोसिएट नहीं हुआ, बट इक्विलिब्रियम पर मतलब जब वो डिसोसिएट हो गया तो हमने क्या ले लिया कि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा मोल वहां पर डिसोसिएट हो रहे हैं। तो अल्फा मोल MgCl2 का 1 मोल हमने इनिशियल लिया, उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, तो कितने मोल बचे वहां पर, 1 माइनस अल्फा। जब 1 मोल MgCl लिया तो कितना बना, 1 मोल Mg बना। तो यहाँ पर अल्फा मोल अगर डिसोसिएट हुआ तो कितने मोल Mg2 प्लस बनेंगे, अल्फा मोल। अगर 1 मोल MgCl2 लिया था तो वो डिसोसिएट होके कितना मोल्स दे रहा था, 2Cl माइनस आयन दे रहा था। तो वैसे ही अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हुए हैं तो कितने मोल्स आयन देंगे, 2 अल्फा, ठीक। अब I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, 1, तो ये हो गया अल्फा और अल्फा, ये आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। ये हम I किस कंडीशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी जो ये I कैलकुलेट हुआ I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा, जब सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक। अगर हम ले लेते हैं when dissociation is 100% मीन्स पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है। तो जब डिसोसिएशन 100% होता है तो वहां अल्फा की वैल्यू 1 होती है, ये कैसे, ठीक। तो यहाँ I कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 तो I की वैल्यू आ गई 3। और जब कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ रहता तो हम डायरेक्ट I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। जब अगर MgCl2 हमने सॉल्यूट लिया और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, तो वो कैसे कैलकुलेट करते, कंप्लीटली डिसोसिएट होके एक आयन Mg और 2 क्लोरीन आयन बना रहा था, तो 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस 2 3, और बिफोर डिसोसिएशन वो कितना था 1, तो I इज इक्वल्स टू 3। तो इस फॉर्मूले दोनों से ही सेम वैल्यू आ रही है। तो अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं A। ये A मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होके N पार्टिकल्स बनाता है के, या N मोल्स A के बनाता है। तो इनिशियली और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितना है, अल्फा, ठीक। अभी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो A जो है वो डिसोसिएट, जब A क्या है, डिसोसिएट होके कितने मोल्स में डिसोसिएट हो रहा है, N मोल्स ऑफ A में डिसोसिएट हो रहा है, जैसे, ठीक। तो इनिशियली इसका 1, तो ये 0। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा, तो इसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। जो A का हमने 1 मोल लिया था, 1 मॉलिक्यूल लिया था A का, उसमें से कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। तो कितने बचे यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा। जब यहाँ 1 मोल था तो N मोल्स में, जब 1 मोल कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था तब यहाँ N मोल्स बन रहे थे, ठीक, N मोल्स ऑफ A बन रहे थे। जब अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुए तो कितने यहाँ पर A बनेंगे, N अल्फा, ठीक। तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, N अल्फा प्लस, ये भी तो उस सॉल्यूशन में बचा हुआ है ना, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे सॉल्यूट के? आई। तो आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1, यहाँ पर एन अल्फा माइनस अल्फा। तो ये आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन अल्फा माइनस अल्फा। आई माइनस 1, तो ये अल्फा कॉमन, तो एन माइनस 1। तो ये हो जाता है अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये है जनरल फॉर्मूला एसोसिएशन और डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का। ठीक, ये आपके बुक में देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता है। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आई, सॉरी ये ए नहीं है, ये अल्फा है। ये जो है वो अल्फा एंड आई इन डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हमने वहां भी क्या लिया था? लेट अस सपोज वन मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स टू गिव n आयंस इन अ सॉल्यूशन। तो हमने वहां पे भी A लिया था, एक मॉलिक्यूल, वो डिसोसिएट होके कितने मॉलिक्यूल्स बनाया था? n A आयंस बनाया था, n नंबर ऑफ A आयंस में डिसोसिएट हो गया था। तो इनिशियली हमने इसका 1 लिया, तो वो अभी ये 0 पे था, लेकिन इक्विलिब्रियम एकदम डालते ही साथ तो वो टूट नहीं जाएगा ना, डिसोसिएट नहीं हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। तो इक्विलिब्रियम पर हमने, और साथ ही n मोल्स, if we start with 1 mole of electrolyte and alpha is the degree of dissociation, तो degree of dissociation alpha means 1 में से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं? वहां पर अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, मीन्स 1 माइनस अल्फा वहां पर बचेंगे। 1 मोल था, ठीक, इनिशियली 1 मोल था, बट उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो कितने मोल्स बचे? 1 माइनस अल्फा। 1 पहले था, अल्फा चले गया, तो बचे कितने? 1 माइनस अल्फा। तो ए के कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर फिर कितने हो जाएंगे? एन अल्फा हो जाएंगे। ये कैसे हुआ? जब ए था तो एन नंबर, जब कंप्लीट ए 1 मोल था तो 1 से कितना बना? एन आयंस बने। तो अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा से कितने बनेंगे? एन अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस फॉर्म्ड एन अल्फा, ये आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अनएसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर डिसोसिएटेड है, ये डिसोसिएटेड, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हमने अभी वहां करके देखा था, दैट इज ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। ठीक, तो ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म। एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का, इससे आप आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये हम करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सॉरी, अभी तो हमने सिर्फ डिसोसिएशन किया था, अब हम एसोसिएशन का केस देखते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं CH3COOH। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके क्या बनाएंगे? 1 मॉलिक्यूल्स होल ट्वाइस। अगर इसका कंप्लीटली एसोसिएशन हो रहा है, तब अगर हम आई कैलकुलेट करते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू कितना? नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना बना? 2 था पहले, 2 से कितने मॉलिक्यूल बने? 1। और बिफोर एसोसिएशन के पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2। तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। ठीक, तो ये देखिए, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या है? 1 से, आई इज लेस देन 1। ठीक,
अगर हमने बेंजोइक एसिड लिया तो उसके लिए भी हो गया। तो ये जो बनता है इसको हम डाइमर बोलते हैं, ये मैंने कल भी आपको बताया था। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो ट्राइमर बना रहा है, मतलब उसके 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं, कंबाइन होकर एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं, वहां पर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक, तो ये तो हमने कंप्लीट एसोसिएशन के लिए निकाल लिया। अगर यहाँ पर कंप्लीट एसोसिएशन नहीं हुआ होता तब के लिए क्या होता है यहाँ पर, तो ये इनिशियली CH3 COOH के 2 मोल्स, CH3 COOH का होल ट्वाइस, एक डाइमर बन गया। ये तो कंप्लीट एसोसिएशन केस में था। अगर कंप्लीट एसोसिएशन ना होके उसके सिर्फ अल्फा मोल एसोसिएट हुए होते, मींस वहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, अल्फा है। तो हम ले लेते हैं इनिशियली सपोज 1 मोल ले लेते हैं। हाँ आई नो यहाँ पे 2 है, बट अभी हम 1 मोल लेके चल रहे हैं, वो आप आगे समझ जाएंगे। यहाँ पर हम लेते हैं 1 मोल इनिशियली इसका, तो अभी तो ये 0 है, अभी ये एसोसिएट नहीं हुआ है, क्योंकि आपने डालते साथ तुरंत हो नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो हम मतलब वहां होना चालू हो जाएगा, बट हमको इक्विलिब्रियम पे देखते हैं ना हम, जो भी कैलकुलेशन होता है, तो इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं। तो ये अगर 1 है, 1 में से अल्फा मोल एसोसिएट हो गए, तो यहाँ कितने बचे, 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर देखते हैं, जब 2 मोल्स थे, जब 2 मोल इसका CH3COOH का लिया गया, तो कितना मोल यहाँ पर बना, या कितना मॉलिक्यूल बना, वहां पे 2 लिए तो 1 बना। तो अगर अल्फा मोल यहाँ पर एसोसिएट हुआ, अगर 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके कितने मॉलिक्यूल्स बनाए, 1 मॉलिक्यूल्स बनाए एसिटिक एसिड के, मतलब 2 लिया तो 1 बना, मतलब जस्ट हाफ बना उसका। वैसे ही अगर हमने अल्फा मोल एसोसिएट किए, तो अल्फा मोल एसोसिएट हुए तो कितने मॉलिक्यूल्स बने होंगे, वहां कितने मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके सॉल्यूट के, अल्फा बाय जस्ट हाफ। यहाँ 2 था तो 1 बना, तो अल्फा लिया तो अल्फा बाय 2, जितना हम लेते हैं उसका जस्ट हाफ बन गया। अगर 2 वाला केस है, 2 लिया तो 1 बना। अगर कंप्लीट एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो अगर अल्फा बस एसोसिएट होता है, अल्फा मॉलिक्यूल्स बस उसके एसोसिएट हो रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अल्फा बाय 2। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन 1। तो आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक, ये हो गया। ये आ गई हमारी जब कंप्लीट एसोसिएशन नहीं हो रहा है तब के केस में। अगर होता तो अल्फा, अगर होता तो अल्फा क्या आ जाता 1, और आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 2, तो ये आ जाता 1 बाय 2। ये क्लियर। अगर यहाँ पर एक दूसरा ऐसा हम एलिमेंट ले ले जो डाइमर है, और अब वो क्या बना रहा है, डाइमर बना लिया हमने। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो ट्राइमर बना ले, यानी उसका हमने 1 मॉलिक्यूल लिया और वो 1 मॉलिक्यूल एसोसिएट होके क्या बना लिया, 3 मॉलिक्यूल, सॉरी उसका 3 मॉलिक्यूल लिया और उसका 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट होके किस में कन्वर्ट हो गया, 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका अगर कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन, ये आ गया। बट अगर कंप्लीट एसोसिएशन नहीं होता तब के केस में क्या हो जाता, ये P3। ठीक, ओके। तो इनिशियली कितने मोल्स थे लिए हमने इसके, 1, तो कितना बन गया 0। अब अगर इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, अल्फा, मींस अल्फा मोल्स इसके एसोसिएट हो रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ कितने एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बने, मतलब 3 था तो 1 बना, मतलब 3 मॉलिक्यूल जब एसोसिएट हुए तो कितने मॉलिक्यूल्स बने, वहां पर 1 मॉलिक्यूल बना। तो जब अल्फा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सॉरी अल्फा बाय 3 मॉलिक्यूल्स।
3 से 1 बना, तो 3 मोल थे उसके, कितने मोल बना अल्फा, जस्ट 1/3 बना उसका, तो अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, तो अल्फा के कितने बने होंगे वहां पे, अल्फा/3। ठीक, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/3 अपॉन 1। तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू LCM ले लेंगे तो 2 अल्फा/3। ठीक, अगर ये कंप्लीटली एसोसिएट होता तो y1, तो ये आ जाता 1 माइनस 2/3, तो I इज इक्वल्स टू 1/3। यही हमने पहले लाया था। अब इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम कि जनरल फॉर्म क्या हो। अगर हम किसी मॉलिक्यूल, किसी सब्सटेंस है उसके n मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक, उसका n मॉलिक्यूल्स लिया और वो एसोसिएट होके क्या बना ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है वो, ठीक, n से an में कन्वर्ट हो गया। तो इनिशियली उसके कितने थे, इनिशियली था 1, तो ये 0। इक्विलिब्रियम पे कितना, अगर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो मींस यहाँ पर कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा मॉलिक्यूल्स बचेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा/n। अगर 2 मॉलिक्यूल्स थे तो अल्फा/2 हो रहा था, 3 मॉलिक्यूल्स थे तो अल्फा/3 हो रहा था, n मॉलिक्यूल्स थे तो कितना हो जाएगा अल्फा/n। ठीक, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा/n प्लस 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा I माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 1/n माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I माइनस 1 अपॉन 1/n माइनस 1, यही आएगा। चलिए इसको अब हम आपके बुक में कैसे दिए रहता है वो देख लेते हैं। n molecules लिया A, let us suppose that n molecules of electrolyte A get associated to form a bigger molecule AN। n था तो AN बना लिया, ठीक है, क्लियर। if alpha is the degree of association, तो 1 mole of electrolyte, if we start with 1 mole of electrolyte, 1 mole से स्टार्ट किया था वहां पर भी हमने, तो नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल्स कितने हो जाएंगे, अल्फा/n हो जाएंगे, वो हमने देख लिया कैसे हुआ था। तो अनएसोसिएटेड मोल 1 माइनस अल्फा, फिर I में रख दिया और वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो आई होप आपको ये जो एसोसिएशन डिसोसिएशन ये समझ आ गया होगा, और ये वीडियो भी आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि ये जो टॉपिक है वांट्स ऑफ फैक्टर वो भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे I की वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें, कि कैसे डिसोसिएशन, कैसे एसोसिएशन के लिए हमने रिलेशन कैलकुलेट किया, डिटरमाइन किया उसे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसपे हम वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।